Hello and welcome to another episode of नमस्कार और इंडियन ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने पर विचार करें। आप YouTube सदस्य, संरक्षक बन सकते हैं या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक का उपयोग करके थोड़ी राशि दान कर सकते हैं। बिना किसी देरी के मैं आज रात के हमारे अतिथि लैरी जॉनसन का स्वागत करना चाहूँगा। लैरी एक पूर्व CIA विश्लेषक और भू राजनीतिक टिप्पणीकार है। लैरी, इंडियन ग्लोबल लेफ्ट में आपका दोबारा स्वागत है। Larry, welcome back to Indian Global Left. अच्छा, मैं ख्याल शाक की तारीफ करना चाहता हूँ। तुम मिर्मी वाइस के डॉन जॉनसन सीफ लफी मुंबई। Thank you. There are lots of breaking news, assassinations. काफी ताज़ा खबरें आ रही हैं। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख डॉस अली लारिजानी की हत्या, बसीज कमांडर गुलाम रजा सोलेमानी की हत्या और अब हाल ही में ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब की हत्या की खबर। हम ईरान के गैस क्षेत्रों पर हमले भी देख रहे हैं। लेकिन इन विवरणों में जाने से पहले क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में युद्ध किस तरह आगे बढ़ा है? इस पर आप व्यापक विश्लेषण क्या है? How the war has progressed in the last few days. Israel and the United States made a big bet. इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये बड़ा दांव लगाया कि वे एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक कर सकते हैं, यानी उन्हें बस कुछ शीर्ष नेताओं को मारना होगा और ईरानी जनता उठ खड़ी होकर इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन ये पूरी तरह गलत साबित हुआ। ये इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से एक गंभीर खुफिया विफलता है। रिपोर्टों के अनुसार उन्हें चेतावनियों की जानकारी थी और या तो उन्होंने उन्हें नज़रअंदाज किया या उन्होंने इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया कि सबसे पहले ईरान के पास कहीं अधिक बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति है। भूमिगत मिसाइल शहर, भूमिगत कारखाने जो उन्हें बना रहे हैं और भूमिगत लॉन्च साइलो जिन्हें आसानी से खोजा नहीं जा सकता। Launch silos underground that can't be easily detected. And then on top of that, Iran, when they shut off और उसके ऊपर जब ईरान ने सामान्य वाणिज्यिक यातायात के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया तो उन्होंने मूल रूप से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लिया। ऐसा करते हुए उन्होंने भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम और कंबोडिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। न केवल वहाँ बल्कि यूरोप में भी और अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। चीन, जबकि कई विश्लेषक कहते हैं ये उसके लिए बहुत नुकसानदेह है, मुझे लगता है कि चीन वास्तव में इससे काफ़ी हद तक सुरक्षित है। लेकिन जो वास्तव में इसका फ़ायदा उठा रहा है वह रूस है। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति तुरंत बाजार से हट गई। 20% of the world's oil supply from the markets immediately, and so we're now in day. तो अब हम दिन 30 में हैं और लगभग 3 घंटे में हम दिन 20 में होंगे। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये 3 हफ्तों तक चलेगा। ये पहली बात है। लेकिन ये सिर्फ तेल की बात नहीं थी, ये तरलीकृत प्राकृतिक गैस की भी बात थी जो कतर से आती है और जो वैश्विक आपूर्ति का लगभग 25% है। इसका असर एशियाई देशों पर, खासकर पूर्वी एशिया पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और फिर तीसरी बात, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था जब तक मैंने इस पर गहराई से देखना शुरू नहीं किया। दुनिया के 33% से ज़्यादा यानी 1/3 से भी अधिक उर्वरक फारस की खाड़ी से आता है। अब ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम है, क्योंकि अभी बुवाई के मौसम में उर्वरक की कमी का मतलब है कि उन फसलों में से कई या तो उगेंगी नहीं या ठीक से पोषित नहीं हो पाएंगी। और इसलिए जब फसल का समय आएगा, आप जानते हैं अब से 3 महीने 6 महीने बाद तो खाद्य संकट होने वाला है, एक वैश्विक खाद्य संकट। पश्चिम ने इसकी कल्पना नहीं की थी। ईरान के साथ एक त्वरित युद्ध की उनकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और इज़राइल का ये ताज़ा कदम जिसमें उसने ईरान के प्रमुख तेल क्षेत्रों पर हमला किया है, इसका मतलब है कि अब ईरान सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के तेल क्षेत्रों को बंद कर देगा या नष्ट कर देगा। तो ये उम्मीद कि ये आर्थिक व्यवधान अल्पकालिक होगा अब समाप्त हो गई है।
economic मेरा मानना है कि यह अब एक वैश्विक आर्थिक आपदा में बदलने जा रहा है। turn into, I believe, a global economic disaster. I wanted to ask you about your use of the phrase. मैं आपसे खुफिया विफलता शब्द के आपके उपयोग के बारे में पूछना चाहता था, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया आकलन पर रिपोर्ट की थी, जिसमें 8 अलग-अलग खुफिया एजेंसियों से इनपुट लिया गया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान पर हमला करना, यहां तक कि सर्वोच्च नेता या अब पूर्व सर्वोच्च नेता पर सिर काटने जैसा हमला करना भी तथाकथित शासन परिवर्तन नाएगा, फिर भी हुआ। तो मेरा सवाल यह है, क्या ये एक खुफिया विफलता थी या ये वैचारिक कारणों से हुआ, नवरूढ़िवादियों और जायनिस्टों के लिए, जबकि खुफिया जानकारी कुछ और कह रही थी? The intelligence suggesting the other way around. Well, it's more complicated. And let's देखिए, clarify about ये मामला the थोड़ा intelligence अधिक जटिल agencies है। and the- और चलिए खुफिया एजेंसियों के बारे में कुछ स्पष्ट करते हैं। in the news media and the आप news जानते media हैं, fundamentally आप बस वही दोहरा रहे हैं जो आमतौर पर समाचार माध्यमों में कहा जाता है, और समाचार माध्यम मूल रूप से गलत हैं। वह खुफिया मूल्यांकन जिसके बारे में बताया गया था कि राष्ट्रीय खुफिया परिषद ने ट्रंप को प्रस्तुत किया था, आमतौर पर एनआईसी में राष्ट्रीय खुफिया अधिकारी शामिल होते हैं। एक राष्ट्रीय खुफिया अधिकारी लैटिन अमेरिका के लिए होता है, एक यूरोप के लिए, एक अफ्रीका के लिए, और इसी तरह। तो कुल मिलाकर लगभग 6 या 7 वरिष्ठ विश्लेषक होते हैं। उनमें से अधिकांश केंद्रीय खुफिया एजेंसी से आते हैं, हालांकि कुछ रक्षा खुफिया एजेंसी या खुफिया और अनुसंधान ब्यूरो से भी आ सकते हैं। or the Bureau of Intelligence and Research. This assessment, once it was prepared, ये मूल्यांकन जब तैयार किया गया था तो संभवतः केवल CIA, रक्षा खुफिया एजेंसी, राज्य विभाग के खुफिया और अनुसंधान ब्यूरो और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, जो सिग्नल इंटेलिजेंस एकत्र करती है, के साथ समन्वित किया गया होगा। वास्तव में ऐसे और कोई समूह नहीं है जिन्हें मैं खुफिया जानकारी के मूल संग्राहक कहूंगा। FBI, जैसा कि आप जानते हैं, जो बहुत सा सामग्री एकत्र करती है, यह वास्तव में कानूनी मामलों के सबूत के रूप में होती है। इसलिए उसे हम वॉरबर्न खुफिया मूल्यांकन में शामिल थे। but there you still had It's हम ब्रेस त्वशरमैन स्टाइल का पिंचुस्टेरी टाइम, और उन्होंने एक मूल्यांकन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि इससे शासन परिवर्तन नहीं होगा। यह कहा जाए तो भी यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने होर्मुज जलदमरूमध्य को बंद करने और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के परिणामों की कितनी व्यापक या सटीक भविष्यवाणी की थी। and of Iran's ballistic missile capability. It does appear that they've downplayed significantly. ऐसा लगता है कि उन्होंने ईरान की क्षमताओं को काफी हद तक कम करके आंका है। Maintained that the मैं हमेशा से ये मानता आया हूं कि खुफिया समुदाय को वास्तव में ये अंदाजा नहीं है कि ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं, underground. क्योंकि वे भूमिगत है। Unless you get somebody जब तक आपको कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जो उस प्रक्रिया में वास्तव में शामिल हो, who can tell you how many they produce. उत्पादन में काम करने वाला कोई व्यक्ति जो बता सके कि उन्होंने कितनी मिसाइलें बनाई हैं, तब तक ये जानने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वे मिसाइलें भी भूमिगत ही बनाते हैं। They calculated that they would be able to hit. मुझे लगता है कि ये विफलता उनकी उस गणना से आई कि वे ईरान पर हमला कर सकेंगे और उसकी आक्रामक क्षमता को नष्ट कर देंगे। Conversations with मुझे अपने सैन्य मित्रों से हुई बातचीत से भी पता है, जो इस अभियान में शामिल थे, कि उनका मानना था कि अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली ईरान के किसी भी बड़े हमले को रोक देगी। prevent any. लेकिन ये स्पष्ट रूप से गलत साबित हुआ है। That clearly has proven to be false. We've been hearing about हम ट्रंप प्रशासन के भीतर इस युद्ध को लेकर असंतोष के बारे में सुन रहे हैं। ताज़ा खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र के प्रमुख जो केंट ने इस्तीफा दे दिया है। आपके विचार में ये कितना बड़ा मामला है? ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ ट्रंप के चापलूस या हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं हैं, बल्कि जिनमें खुलकर बोलने का साहस है? who are not sycophants and bootlickers of Trump and have the guts to speak out? Well, apart from Kent's खैर, qualifications, केंट की पूर्व सैन्य सेवा और CIA के साथ उनके काम के कारण उनकी योग्यताओं के अलावा वह एक ऑपरेटर थे। he was an operator. वह विश्लेषक नहीं थे, लेकिन उन्हें खुफिया जानकारी के महत्व का भी ज्ञान था।
अपने पद पर वह पूरे अमेरिकी सरकार में सबसे उच्च व्यक्ति थे जो जानते थे कि ईरानी खतरों के बारे में खुफिया रिपोर्ट क्या कहती है। इसलिए जब उन्होंने इस्तीफा दिया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कोई आसन खतरा नहीं है, तो वह सच बोल रहे थे और झूठ को उजागर कर रहे थे। दुर्भाग्य से तुलसी गैबार्ड ने खुद को अपमानित किया क्योंकि उन्होंने एक फॉलो अप नोट जारी किया जिसमें उन्होंने मूल रूप से ट्रंप का बचाव करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि अंततः डोनाल्ड ट्रंप तय करते हैं कि कोई आसन खतरा है या नहीं। नहीं, यह ऐसे काम नहीं करता। राष्ट्रपति को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसके सिया जानकारी वेयरफुट But the intelligence is what the intelligence is. And when you go through the intelligence and realize और जब आप खुफिया जानकारी को देखते हैं और ये समझते हैं कि ईरान ने न तो कभी और नहीं अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कोई खतरा पैदा किया है, तो देखिए पिछले 26 वर्षों में ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर कभी कोई आतंकवादी हमला नहीं किया है। तो आप जानते हैं ये पहली बात झूठ है। दूसरी बात, ये दावा कि ईरान आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है, ये भी झूठ है, पूरी तरह से असत्य। तो ये धारणा कि ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ कुछ करने की तैयारी कर रहा था, जबकि वास्तव में ईरान वार्ताओं में शामिल था और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजराइल ने आक्रामक युद्ध शुरू किया था। और मैं इस शब्द का जानबूझकर उपयोग कर रहा हूं क्योंकि यही मुख्य आरोप न्यूरनबर्ग मुकदमों में नाजियों के खिलाफ लगाया गया था। उन्होंने आक्रामक युद्ध शुरू किया था। मेरे विचार में डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जो एडोल्फ हिटलर ने किया था। मैं ये तुलना हल्के में नहीं कर रहा, लेकिन ये ऐसी बात है कि अगर कभी डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जा सके तो ऐसा होना चाहिए, मानवता के खिलाफ। against humanity. And it's not just Trump, it's और ये सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है, ये उनके आसपास के पूरे समूह की बात है। हाँ, लैरी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप ईरान की युद्ध में ताकतों और कमजोरियों के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि मुख्यधारा की मीडिया ऐसा चित्र पेश कर रही है मानो ईरान सैन्य रूप से ढह रहा हो। अब जब ऐसा राजनीतिक रूप से नहीं हुआ तो वे कह रहे हैं कि ईरान के पास मिसाइलें खत्म हो रही हैं, जैसा कि आपने कहा। यहाँ तक कि खुफिया एजेंसियों के पास भी इसका कोई ठोस अंदाजा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर चीजें जमीन के नीचे छिपी हुई हैं। हमारे दर्शकों को बताइए या मुझे बताइए, क्या आपको कोई अंदाजा है कि उनके पास कितनी मिसाइलें हैं? हम ये पूरी तरह से गड़े हुए आंकड़े पढ़ रहे हैं, 3000, 5000, कोई संदर्भ नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही हवा में से नीक के नंबर। ईरान की मिसाइल प्रणाली और ड्रोन प्रणाली की वास्तविक ताकत क्या है? missile system and the drone system. Well, the drone system, number one, is quite strong. देखिए, ड्रोन प्रणाली सबसे पहले काफी मजबूत है और उस मोर्चे पर उन्हें हराया नहीं जा सकेगा। मिसाइल के मामले में मैं केवल अनुमान ही लगा सकता हूं, लेकिन अगर दबाव डाला जाए, अगर मैं किसी कैसीनो में होता और मुझसे दांव लगाने को कहा जाता, तो मेरा दांव यह होता कि ईरान के पास 1000 से अधिक मिसाइलों का भंडार है। वे अभी लगभग 50 मिसाइलें प्रतिदिन दाग रहे हैं। ठीक है, तो 10 दिनों में ये 500 हो जाता है, 30 दिनों में 500। तो संभव है कि अंत तक अगर वे उसी दर से सभी बैलिस्टिक मिसाइलें दागते रहें, तो वे उन्हें मान लीजिए मई की शुरुआत या मध्य तक खर्च कर सकते हैं। लेकिन उनके पास और भी हो सकती हैं, और साथ ही वे स्थिर नहीं बैठे हैं। उनके पास भूमिगत उत्पादन सुविधाएं हैं और अलग ब्रेड मिसाइल बना रहे हैं। बस संभ्रमित यूरोल सैनी शिव हमा अनुवर्ड चुटर पर्सन फोर A much larger stockpile than we know. What we do know is they have effectively destroyed. जो हम जानते हैं और वह यह है कि उन्होंने फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को प्रभावी रूप से नष्ट कर दिया है। उन्होंने बहरीन में स्थित बेस और नौसैनिक सुविधा को लगभग निष्क्रिय बना दिया है। प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर, जैसा कि मैं समझता हूं, उन्हें सैनिकों को वापस बुलाना पड़ रहा है क्योंकि वहां की वायु रक्षा प्रणाली समाप्त हो चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अब कोई वायु रक्षा नहीं बची है, और ये एक और पहलू को सामने लाता है।
जिसे बहुत से लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वायु रक्षा मिसाइलों की मात्रा बहुत ही सीमित है। वास्तव में मैंने आंकड़े देखे हैं और युद्ध क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में अमेरिका पहले से ही कमी का सामना कर रहा है। उनकी कुल मात्रा पैट्रियट के लिए PAC-3 मिसाइलें और THAAD प्रणाली के लिए मिसाइलें अगले सप्ताह तक पूरी तरह समाप्त हो सकती हैं। माफ कीजिए। तो आप जानते हैं ईरान का काम तमाम हो गया है। उनके पास टॉमहॉक मिसाइलों या JASSM जैसी ग्लाइड बमों को रोकने के लिए कोई अच्छा वायु रक्षा तंत्र नहीं है जो ईरानी क्षेत्र के बाहर से दागे जाते हैं। भले ही पश्चिम ये दावा करता है कि उन्होंने ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को दबा दिया है, फिर भी हमें इस बात के बहुत कम सबूत मिलते हैं कि अमेरिका या इजराइल नियमित रूप से ईरानी क्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। वे दूरी से खड़े होकर इन मिसाइलों को दाग रहे हैं, जैसे JASSM। इसकी मारक क्षमता लगभग 500 मील तक है। इससे मुझे पता चलता है कि अब भी कुछ प्रभावी वायु रक्षा प्रणाली मौजूद है जो विमान को गिरा सकती है। यह संभव है कि वह बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल को रोक न सके, लेकिन वह निश्चित रूप से एक विमान को गिरा सकती है और इसलिए ईरान के पास अब भी पर्याप्त क्षमताएं हैं। मुख्य बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं है कि वह अल्पावधि में ईरान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सके। मेरा मानना है कि ईरान कम से कम 6 महीने तक इस युद्ध को आसानी से जारी रख सकेगा और मुझे नहीं लगता कि पश्चिम इतने लंबे समय तक इसे आर्थिक लागतों के कारण झेल पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वे सैन्य बजट को $1.5 ट्रिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं। ये उस समय की बात है जब कर्ज और घाटे तेजी से बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई है और बॉन्डधारक उधार लेने की लागत बढ़ा रहे हैं। तो युद्ध से जुड़ी समस्याओं और राजनीतिक विरोध के अलावा मेरा मतलब है जनमत सर्वेक्षण दिखाते हैं कि यह अमेरिका के सबसे अलोकप्रिय युद्धों में से एक है। शुरुआत से ही हम इससे भारी आर्थिक लागतें भी देख रहे हैं। हाँ नहीं, ये सबसे अलोकप्रिय युद्ध है। तुम जानते हो, ट्रंप आमतौर पर पहले जैसे 2003 में इराक पर आक्रमण का फैसला बुश और चेनी द्वारा एक बड़े जनसंपर्क अभियान के साथ किया गया था, और जब वह आक्रमण शुरू हुआ तो लगभग 3/4 अमेरिकी जनता यानी करीब 75% अमेरिकियों ने उसका समर्थन किया था। हाँ, चलो अमेरिका। देखिए, मिनिनियस नाइड्स में पहली खाड़ी युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी ऐसा ही एक घटनाक्रम हुआ था। ट्रंप ने तो उन्होंने समर्थन जुटाने की कोई कोशिश ही नहीं की। तो शुरुआत से ही उनके पास केवल लगभग 55% अमेरिकी ही ईरान पर हमले का समर्थन कर रहे थे। अब वह बेतहाशा समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यह असफल होने वाला है। दूसरी असफलता ये थी कि उन्होंने सहयोगियों यूरोपियनों से भी सलाह नहीं की। ये खतरा है और हम ये करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, मैं 1990 में राज्य आतंकवाद रोधी विभाग में था जब सद्दाम ने कुवैत पर आक्रमण किया था। अब सच्चाई यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मूल रूप से सद्दाम को यह विश्वास दिलाया कि उसे ऐसा करने की अनुमति है, जो कि एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। is a whole nother issue. But I know that before we launched the war, युद्ध शुरू करने से पहले मेरा दफ्तर और मेरे सीधे बॉस भी मध्य पूर्व के प्रमुख देशों जैसे जॉर्डन, मिस्र और यूरोपीय देशों जैसे इटली, तुर्की आदि में जाकर उन्हें ब्रीफ करने में शामिल थे। हम उन्हें इराकी संलिप्तता और आतंकवाद से जुड़ी हमारी खुफिया जानकारी प्रस्तुत कर रहे थे। ट्रंप ने इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब वह पूरी तरह असमंजस में है। एक तरफ वह कहते हैं, हम जीत गए हैं, हमने ईरान को हरा दिया है, ईरान पूरी तरह पराजित हो गया है, हम तबाह कर चुके हैं, अरे यूरोप मेरी मदद करो।
मुझे होर्मुज जलमरूमध्य खोलने में तुम्हारी मदद चाहिए। तो अब असल बात क्या है? अगर तुम्हें बड़ी जीत मिली है तो तुम्हें यूरोपियनों की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें उनकी मदद चाहिए तो इसका मतलब है कि जो तुम हासिल करना चाहते थे इसमें स्मिनोपुरोक्रैंग्स और यूरोपियन ने पर कहा बिलनी ज़ामी फकरी। And the Europeans turned around and said, hell no, we're not doing that. So Trump's caught. Yeah, I wonder how you're reading the Europeans. मुझे आश्चर्य है कि आप यूरोपियनों की इस पर प्रतिक्रिया को कैसे देख रहे हैं। मेरा मतलब है ये काफी उलझन भरा और कुछ हद तक बेतरतीब लगता है। अगर आप चाहें तो एक दिन वे इस युद्ध की शुरुआत के लिए ईरान को दोष दे रहे हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले ही स्नैपबैक लागू कर दिया था, मानो अमेरिकी प्रतिबंध पर्याप्त न हो। वैसे ही फिर से प्रतिबंध लगा दिए। फिर वे दोबारा ईरान को ही दोष देने लगे। उनमें से कई ने तो यह तक कहा कि वे साइप्रस में अक्रोटिरी और ढेकलिया ठिकानों पर सैनिक भेजेंगे। Akrotiri and Dhekelia base in Cyprus, but now they are also saying, Chancellor Mars is saying that लेकिन अब वे ये भी कह रहे हैं, चांसलर मार्स कह रहे हैं कि वे इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि वे साइप्रस या होर्मुज जलमरूमध्य को खोलने के लिए सैनिक नहीं भेज रहे हैं। महासचिव मार्क रूथ का कहना है कि वे सामूहिक रूप से इतना कर रहे हैं कि होर्मुज जलमरूमध्य खुला रहे। हम जो देख रहे हैं वह यह है कि ईरान के पास प्रभावी रूप से यह अधिकार है कि कौन होर्मुज जलमरूमध्य से गुजरेगा, और अधिक से अधिक देश सामूहिक रूप से कुछ करने के बजाय सीधे ईरान से बातचीत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भ्रम से परे यूरोपीय प्रतिक्रिया के बारे में आपका क्या आकलन है? the European response apart from confusion. Yeah, well, the confusion. हाँ खैर, भ्रम तो उस स्थिति का एक नरम वर्णन है जिससे वे गुजर रहे हैं। अब वे आवश्यक तेल और प्राकृतिक गैस से कट चुके हैं। जो कुछ भी वे आगे खरीदेंगे वह संयुक्त राज्य अमेरिका से अत्यधिक कीमत पर आएगा, जिससे पहले से ही कमजोर यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं और अधिक संकट में पड़ जाएंगी। विशेष रूप से जर्मनी सबसे तेजी से ढहने की संभावना वाला देश है, और यह सब पूरी तरह से अनावश्यक था। मैं देख सकता हूं कि यूरोप एक ऐसी हताशा की स्थिति में पहुंच सकता है जहां वे ईरान से संपर्क करेंगे और कहेंगे, अरे चलो कोई समझौता करते हैं। अगर मैं अभी ईरानी जनरलों की जगह होता, matter to breather you strength withdrawal would bring for. We're going to shut down the Red Sea too, at the Strait Mandab al-Bab, is it? तुम जानते हो बाब अल मंदब जलमरूमध्य वह लाल सागर के दक्षिणी छोर पर है। अगर उसे बंद कर दिया जाए तो स्वेज नहर से होकर कोई आवागमन नहीं रहेगा और फारस की खाड़ी से तेल का प्रवाह भी रुक जाएगा। तब मांग ये होगी। हम सामान्य वैश्विक व्यापार को तब तक रोक देंगे जब तक बाकी दुनिया उठकर हमारे साथ नहीं और संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं कहती कि वह ईरान पर हमले बंद करे। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों को रुकने के लिए कहे। मेरा मानना है कि ईरान को निश्चित रूप से अधिकार प्राप्त है। बाकी दुनिया अब ईरानी नागरिकों की हत्या को और नहीं बढ़ावा दे सकती। इसे अब रोका जाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि यह जहां ईरान के पास सबसे बड़ा दांव, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए होर्मुज जलमरूमध्य को खोलने का कोई बिना कीमत वाला तरीका नहीं है। अगर वे कोशिश करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सैन्य रूप से असंभव है, लेकिन ये बेहद महंगा साबित होगा, चाहे वह जान माल की हानि के रूप में हो या उन संसाधनों को जुटाने में लगने वाले भारी खर्च के रूप में। और ये इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि रूस और चीन के शामिल होकर ईरान को अतिरिक्त समर्थन देने की वास्तविक संभावना है। इसलिए यह अब भी एक वैश्विक युद्ध में बदलने की बड़ी संभावना रखता है। हमें अगले हफ्ते ताइवान में क्या हो रहा है इस पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि ताइवान के पास मेरा ख्याल है केवल 6 दिन का तरल प्राकृतिक गैस का भंडार बचा है। उसके बाद वह समाप्त हो जाएगा और फिर वह क्या करेगा? ये ताइवान में चल रहे बहुत से उत्पादन को प्रभावित करेगा और ताइवान को इतना आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा कि चीन शायद सीधे आगे बढ़कर कह सके, देखो हम तुम्हें एक सौदा देते हैं, हम तुम्हें फिर से चालू करने में मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम हमेशा से हमारे ही हिस्से रहे हो
और अब इस अलगाव की बकवास खत्म। Acknowledge you've always been a part of us. ऐसा बहुत संभव है कि यह हो जाए। This separation nonsense. That very well could happen. That might be also a win. ये शायद अधिक रूसी गैस और तेल खरीदने का एक अवसर भी हो सकता है, खासकर ताइवान के लिए, लेकिन विशेष रूप से यूरोपियनों के लिए। उनका रूसियों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मेरा मतलब है, अमेरिकियों ने नॉर्ड स्ट्रीम को उड़ा दिया था, ये तो स्पष्ट है, और यूरोपीय अभिजात वर्ग रूसियों से बात नहीं करेंगे। The European elites would not talk to the Russians. Well, Russia's made it clear it's not going to. खैर, रूस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब यूरोप के साथ व्यापार नहीं करेगा। यूरोप का काम खत्म, उन्होंने अपने हाथ झाड़ लिए हैं। रूस पीछे हट रहा है, उनके पास पर्याप्त मांग है। चीन इस समय रूस से जितना तेल और प्राकृतिक गैस मिल सके उतना चाहता है। भारत भी बेहद असुरक्षित स्थिति में है। मेरा मतलब है, प्रधानमंत्री मोदी मूर्ख हैं। वह इजराइल गए और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार जैसा कुछ किया, ये घृणित था। और फिर इजराइल के साथ किसी तरह के सुरक्षा गठबंधन का वादा किया। मैं केवल यही निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण यहूदी धन मोदी की जेबों में जा रहा है और उन्हें इस तरह की घोषणा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पुवानी सैवर्स निरबे पोर्टादार गोम युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले उठाया था। मुझे लगता है कि उन्हें बिल्कुल अनानिहात कि युद्ध धनुषों आए। I think he had no idea the war was going to start. And then once it started and Iran shut down the और फिर जब ये सब शुरू हुआ और ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया, अरे बाप रे, भारत बोला, हे भगवान रुको, जरा ठहरो, ये तो हमारे तेल का 8% है ना? तो फिर वे रूस के पास गए और पहले उन्होंने रूस को कुछ हद तक नजरअंदाज किया था। उन्होंने कहा था, ठीक है, हाँ, हम तुम्हारा तेल खरीद लेंगे, भले ही उस पर प्रतिबंध है, लेकिन तुम्हें हमें $59 प्रति बैरल की कीमत में से $5 की छूट देनी होगी। तो रूस ने कहा, ठीक है, और इस तरह आप जानते हैं, भारत उस मामले में रूस का फायदा उठा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत मूल रूप से ब्रिक्स पर भी चोट कर रहा था। अब जब प्रतिबंधों का दबाव आया और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के असर दिखे, तो भारत का रुख बदल गया। वे फिर रूस के पास गए। अरे दोस्त, चलो साथ मिलकर काम करते हैं। और रूसियों ने बहुत ठंडे दिमाग से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, हाँ रिदार पोर्ट्स, इज इट पार्ट्रियस फॉर स्टोर। Absolutely, we got all the oil you need. The only difference is एकमात्र फर्क यह कि पहले आप प्रति बैरल $55 चुका रहे थे, अब आपको पूरी कीमत चुकानी होगी, कोई छूट नहीं। भारत फंस गया है। वह क्या करेगा? मना कर देगा? उसके पास कोई और स्रोत नहीं है। जो मैंने सुना है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं देखी है, वो ये है कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि ईरान भारत को सजा देगा और कहेगा, हाँ, अब तुम्हें फारस की खाड़ी से तेल नहीं मिलेगा। लेकिन लगता है कि ईरान ने ठीक उल्टा किया। उन्होंने ऊंचा रास्ता अपनाया और कहा, अरे हाँ, एक साथी ब्रिक्स सदस्य के रूप में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारा तेल फारस की खाड़ी से बाहर जा सके। अगर ये सच है तो मुझे लगता है कि इससे वास्तव में ब्रिक्स के भीतर ईरान की स्थिति और प्रतिष्ठा बढ़ी है। आगे चलकर ब्रिक्स में आए का मतलब भारत की ईरान हो सकता है। भारत ने इस मुआवजे से बहुत नुकसान पहुंचाया है, चीन, रूस और ईरान के साथ। उम्मीद से मोदी इससे उबर पाएंगे या नहीं। ईरान की विदेश नीति विशेष रूप से प्रभावशाली और सैद्धांतिक रही है। मेरा मतलब है, यह सिर्फ भारत के बारे में नहीं है। खाड़ी अरब देशों के साथ भी वे बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि गैर अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों, होटलों वगैरह पर के लिए भी उन्होंने कम से कम एक औचित्य प्रस्तुत किया है, ये कहते हुए कि वे इमारतें अमेरिकी कर्मियों के शरण लेने की जगह बन गई थीं और इसलिए उन्हें हमला करना पड़ा, न कि यूं ही अंधाधुंध हमला किया। मेरा मतलब है, एक बिंदु ऐसा भी था जिसे राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयान से गलत समझा गया और गलत उद्धृत किया गया, जिसमें उन्होंने अपने पड़ोसियों के लिए परेशानी पैदा करने पर माफी मांगी थी, क्योंकि वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाना चाहते थे। For their neighbors because they don't want to be responsible. Of course, it was taken out of context.
बिल्कुल, उसे गलत समझा गया और संदर्भ से बाहर ले लिया गया। लेकिन असल बात यह है कि ईरान ने अत्यंत जिम्मेदारी दिखाई है और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ईरान भारत के साथ समझौता करता हुआ दिख रहा है। भले ही मोदी ने युद्ध से ठीक पहले नेतन्याहू के साथ गुप्त रूप से सौदेबाजी की हो। अब तुम्हारे उस बिंदु पर लौटते हैं कि उसे पता था या नहीं, या तो वह बेहद अज्ञानी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता था कि युद्ध होने वाला है और वे सभी वियना वार्ताएं पहले से तय थीं, जबकि जिनेवा वार्ताएं तो बस युद्ध की तैयारी के लिए एक दिखावा थीं। या फिर उसने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वह इजराइल लॉबी के दबाव में है। और यही बात IRIS डेना के लिए भी सही है, जो हिंद महासागर में डूब गई थी। तो या तो अमेरिकियों ने मोदी को नहीं बताया, जो फिर से उसकी दृष्टि से शर्मनाक है, क्योंकि भारत ने उस साम्राज्यवादी क्वाड का हिस्सा बनने का निर्णय लिया है, या फिर भारतीय नौसेना अपनी ही जल सीमा की निगरानी करने में अक्षम है। किसी भी स्थिति में ये मोदी के लिए बहुत शर्मनाक है। In either way, it's very embarrassing for Modi. Well, let me turn the table. ठीक है, विथिरियलिंग एक सवाल पर आप मोदी के इजराइल के प्रति व्यवहार को कैसे समझा है? पर्थ बिलिंगर, इसके पीछे क्या थे सोर्स? What was driving that? Yeah, I would say the primary thing is हाँ, मैं कहूँगा कि मुख्य बात इस्लामोफोबिया है। मेरा मतलब है मोदी का बड़ा उभार हिंदू आबादी को एकजुट करने के इर्द गिर्द केंद्रित रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हिंदू धर्म कई जातियों में बांटा हुआ है, तो उन्हें एक साथ लाना मतदान के लिए किसी और कारण से नहीं, कुछ हद तक श्वेत वर्चस्व जैसा है। आपको दूसरा बनाना पड़ता है ताकि बाकी लोग एकजुट हो सकें। तो मुसलमान दूसरा बन गया ताकि वे अलग अलग हिंदू जातियों को एकजुट कर सकें। और बड़ी थ्योरी यह है कि इजराइल चारों ओर से लाखों मुसलमानों से घिरा हुआ है और भारत भी उसी स्थिति में है बाहरी तौर पर। यही हिंदू वर्चस्ववादी सोच है। मेरा मतलब है राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे अल्पसंख्यक हैं, ठीक वैसे ही जैसे इजरायली। Internationally, they are minority, just as Israeli. So this is the sort of Hindu supremacist plank, and so तो ये हिंदू सर्वोच्चतावादी एजेंडे का एक हिस्सा है। उनका इजराइल दौरा मूल रूप से घरेलू दर्शकों को ध्यान में रखकर किया गया है। वास्तव में कुछ सर्वेक्षण है, बहुत सटीक नहीं, क्योंकि उनका नमूना आकार न केवल छोटा है बल्कि हिंदू अति दक्षिण पंथ की ओर झुका हुआ भी है। लेकिन जो वे दिखाते हैं वह यह है कि लगभग 8% आबादी इजराइल ईरान संघर्ष में इजराइल का समर्थन करती है, जबकि लगभग 21-22% ईरान का समर्थन करती है। तो भले ही नमूना इजराइल के पक्ष में झुका हुआ हो क्योंकि वह सरकार के करीब है, फिर भी विभाजन इतना एक तरफा नहीं है। The division is not that one-sided. But and if you take the opposition, लेकिन अगर आप विपक्ष को देखें जो भारत में बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको 1% वोट मिलते हैं तो आप प्रभावी रूप से सरकार बना लेते हैं, जिसका यह भी अर्थ है कि विपक्ष लगभग 7% है। ईरान के लिए समर्थन बहुत अधिक है। तो यही का संपूर्ण मेरी इसका ओर से थोड़ा राजनीतिक पक्ष हुआ। मेरी ओर से मेरा मानना है कि इसके सुरक्षा और सैन्य कारण भी है। भारत के पास कश्मीर की समस्या है। भारत कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा किए हुए है और वहां की जनता के बीच इसकी कोई लोकप्रियता नहीं है। हाल की दक्षिणपंथी सरकार की नीति ऐसा लगता है जैसे उसने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इस्राएली मॉडल से प्रेरणा ली हो, जहां हर तरह के आतंकवाद, किसी भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन या स्वतंत्रता की किसी भी बात को मूल रूप से आतंकवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये मॉडल, चाहे वह प्रभावी हो या नहीं, इजराइल से लिया गया है, क्योंकि विचारधारक कहते हैं देखो, इजराइल ने गाजा की समस्या हल कर ली है, इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक की समस्या हल कर ली है, और इसलिए यही मॉडल हमें अपनाना चाहिए। मेरा मतलब है बेशक ये पूरी तरह झूठा है, पूरी तरह अप्रभावी है और पूरी तरह अन्यायपूर्ण है, लेकिन यही मॉडल उनके पास है। तो मुझे लगता है कि मोदी ऐसा करने के पीछे यही दो स्तंभ हैं। मुझे कोई और भौतिक कारण नहीं दिखता जिसके लिए वह ऐसा करें। मेरा मतलब है हमारे बहुत से मजदूर खाड़ी देशों में काम करते हैं। हम अरब क्षेत्र से बहुत सारा तेल आयात करते हैं
और इजराइल के साथ उनकी नज़दीकी उनके घरेलू जनसमूह को अच्छी नहीं लगती। Israel doesn't go well within his domestic population. Well, and that's the other thing about the number. देखिए, यही तो दूसरी बात है खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की संख्या के बारे में, खासकर संयुक्त अरब अमीरात में। United Arab Emirates. वहाँ विदेशी मजदूरों को लगभग गुलामी जैसी परिस्थितियों में रखा जाता है। Slavery. मेरा मतलब है उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं, उन्हें गंदगी भरी जगहों पर रखा जाता है। इसे और किसी तरह बयान नहीं किया जा सकता। Squalor. वे बहुत लंबे घंटे काम करते हैं और बहुत कम पैसे पाते हैं। Work long hours. और आप जानते हैं, Money. यह आधुनिक दौर की गुलामी का एक रूप है जिसे जारी रहने दिया गया है। It's a modern form. मेरा ख्याल है कि भारत में इतनी रकम वापस भेजी जाती है कि भारतीय सरकार के नज़रिए से उन्हें इसमें दखल देने या अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की कोई खास इच्छा नहीं होती। Standpoint, they've got no desire to really interfere to try to protect the rights of their citizens. I mean, it really is. मेरा मतलब है, हाँ, सच में ऐसा ही है। बस जोड़ने के लिए कहूँ तो मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा और जटिल है, क्योंकि भारत में कामगार वर्ग की स्थिति पहले से ही बहुत खराब है। मैं कहूँगा, और मैंने खाड़ी देशों का दौरा किया है, विशेष रूप से अमीरात में काफ़ी समय बिताया है। मुझे नहीं लगता कि ये कहना उचित होगा कि यूएई और अन्य खाड़ी देशों में काम करने की परिस्थितियाँ भारत से भी बदतर हैं। मेरा मतलब है, आप राजनीतिक अधिकारों, नागरिक अधिकारों के बारे में बहस कर सकते हैं। वहाँ आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, और हाँ, आपका वीज़ा आपके कार्यस्थल से जुड़ा होता है, वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि छोटे अपराधों के लिए भी आपको वापस भेजा जा सकता है। मेरा मतलब है, हाँ, राजनीतिक सवालों पर यह बहस योग्य है, कोई उस पर तर्क दे सकता है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि भारत के गरीब कामगार वर्ग में खाड़ी देशों में प्रवास करने की बहुत बड़ी इच्छा है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप 10 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं और उसका बड़ा हिस्सा घर भेज सकते हैं, जो आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी मदद होती है। मेरा मतलब है, असल में आप पुनर्प्रेषण से आने वाले पैसों के जरिए वर्ग सीढ़ी पर ऊपर चढ़ जाते हैं, और निश्चित रूप से केरल जैसे राज्य और अन्य, वहीं से ये शिक्षित लोग बाहर जाते हैं। अत्यधिक शिक्षित लोग पश्चिमी देशों में जाते हैं, लेकिन कामकाजी वर्ग के लोग बहुत सारा पैसा वापस भेजते हैं, और ये सरकार के लिए उपयोगी होता है क्योंकि वे उस पर कर लगाते हैं। Now, one other element that factors in here is अब यहाँ एक और तत्व है जो इसमें भूमिका निभाता है, और फिर से यह अंततः एक धार्मिक अंतर पर आकर टिकता है। completely different approach. शिया लोगों का लोगों से निपटने का तरीका सुन्नियों से बिल्कुल अलग है। Noting that यह ध्यान देने योग्य है कि भले ही ये दावा किया जाता है कि ईरान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है, लेकिन जब आप उन समूहों की सूची देखते हैं जो सबसे अधिक सक्रिय हैं, जो राजनीतिक परिणाम हासिल करने के लिए नागरिकों की हत्या में शामिल हैं, तो वे समूह ISIS, अल शबाब, बोको हराम जैसे हैं, और ये सभी सुन्नी हैं। अब आप जानते हैं, मुझे कुछ सुन्नी मुसलमानों से ईमेल मिले हैं जो शिकायत कर रहे हैं, ओह, आप हमें निशाना बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तथ्य तो तथ्य है, और सच्चाई यह है कि पश्चिमी दावों के बावजूद ईरान बोर्ड despite Western claims to the contrary. But it gets back to this, लेकिन बात फिर वही आती है। आप जानते हैं, आमतौर पर आप शिया मुसलमानों को आत्मघाती हमले करते हुए नहीं देखते, और हमने हाल ही में पिछले हफ्ते ईरान में जल लवण निष्कासन संयंत्र पर हमला देखा। अब तक ईरान ये कहता आ रहा था कि अगर आप हमारी किसी एक प्रकार की सुविधा पर हमला करेंगे तो हम भी उसी प्रकार की सुविधा पर पलटवार करेंगे। लेकिन इस मामले में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के जल लवण निष्कासन संयंत्रों पर पलटवार नहीं किया, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो वे संभावित रूप से लाखों लोगों की जान जोखिम में डाल देंगे, क्योंकि उनके पानी की 80% से 90% आपूर्ति फार्स की खाड़ी से इन जल लवण निष्कासन संयंत्रों के माध्यम से आती है। ईरान में जल लवण निष्कासन केवल लगभग 8% के लिए जिम्मेदार है। The desalination in Iran constitute about 8%. But it goes back to the sort of the foundation. लेकिन ये बात शिया मत के संस्थापक इमाम हुसैन तक जाती है,
और इस तथ्य तक कि अपनी अंतिम लड़ाई में जहां वे शहीद हुए, उनकी सेना लगभग 27 लोगों की को 3 दिनों तक पानी से वंचित रखा गया था। वे थ्री हाउसेस सैनिकों की एक सेना के सामने थे और हार गए। इस अर्थ में आधुनिक शिया सुन्नियों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा सुन्नियों ने उनके साथ किया था। इसमें एक तरह की गरिमा है। इसी तरह जब मैंने इस विषय पर शोध करना शुरू किया, और ये तो बहुत पहले हुआ था जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तो ये बात इराक ईरान युद्ध की शुरुआत तक जाती है, जो सितंबर 1999 में शुरू हुआ था। 1982 तक संयुक्त राज्य अमेरिका इराक को रासायनिक हथियारों के अग्रदूत पदार्थ उपलब्ध करा रहा था। फिर अगस्त 1983 में इराक ने ईरान के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, और अगले 6 वर्षों तक अगस्त 1988 तक वे किंग्सन हीब नववदिस कम से कम 20 रासायनिक जोड़ हुई। And during that time, at least 20 chemical weapons attacks. During that entire time, Iran never. उस पूरे समय के दौरान ईरान ने कभी ये नहीं कहा, ठीक है, हम भी बदला लेंगे। तुमने हम पर रासायनिक हथियारों से हमला किया, तो हम भी रासायनिक हथियारों से हमला करेंगे। ईरान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी ईरानी शिया समुदाय ने अपने धार्मिक विश्वास के प्रति एक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता दिखाई है। मेरा मतलब है, ये कहना आसान होता, अरे हम पर हमला हो रहा है, यह अन्याय है, इसलिए हम पलटवार करेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, और यही कारण है कि उन्होंने परमाणु हथियार बनाने से भी इनकार किया है। तो शिया समुदाय ने नैतिक दृष्टिकोण से पश्चिम और इजराइल की तुलना में एक तरह की नैतिक श्रेष्ठता दिखाई है, ऐसी चीज जिस पर उन देशों ने ईरान पर अपने हमलों के दौरान खुद को शर्मसार किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यधारा की मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य ने इस तथ्य को पूरी तरह मिटा दिया है। अगर आप हाल की प्रेस कवरेज देखें तो बोको हराम, ISIS, अल-कायदा सब गायब है। वे रिपोर्टिंग से बाहर हो गए हैं। मेरा मतलब है, वह इतिहास गायब हो गया है, मिटा दिया गया है, दोबारा लिखा गया है। अब सीरिया में एक तथाकथित सुधारवादी पार्टी की सरकार है, और वह सिर्फ अल-नुसरा की बात करती है। क्या आप इसे सुधारवादी कहते हैं? क्या ये नया सौम्य शब्द है? हाँ, यही वे कर रहे हैं। तो अल-नुसरा, अल-कायदा और ISIS का सारा इतिहास उन्होंने बस, और आप इसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि ये आपका शोध क्षेत्र है, आतंकवाद, आतंकवाद रोधी नीतियां और इन कथाओं का विकास। लेकिन मुझे ये चौंकाने वाला लगता है कि ये सब बस गायब हो गया है। और अब उसकी जगह ले चुके हैं हिजबुल्लाह, हूती और हमास, और इराक में तथाकथित प्रतिरोध की अस्पष्ट चर्चाएं। मेरा मतलब है, वे निश्चित रूप से प्रतिरोध शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वे कब्जे के दौरान आईडी की बात करते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि वे हिजबुल्लाह के इतिहास की बात नहीं करते। कैसे ये 1982 से लेकर 2000 के दशक तक के आक्रमण के दौरान एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में पैदा हुआ, और हम इराक के इतिहास, उसके कब्जे और प्रतिरोध की बात कर सकते हैं, जो इराक से उपजा था, वैसे ईरान से नहीं। मेरा मतलब है, यह शर्मनाक है ये कहना कि मुक्तदा अल सदर, सदरिस्ट और वे सभी जिन्होंने इराक में अमेरिकी कब्जे का विरोध किया केवल प्रॉक्सी थे। जैसे ये कहना भी अपमानजनक है कि यमन में अंसार अल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है। यह दिमाग हिला देने वाली बात है। हाँ, नहीं, ऐसा ही है। और ख़ास तौर पर जब आप हिजबुल्लाह के तथाकथित आतंकवादी कृत्यों में गहराई से जाते हैं, वह वाला जिसमें उन पर अक्टूबर 1980 में मरीन बैरक पर हमले का आरोप लगाया गया था, जिसमें 201 मरीन मारे गए थे। हाँ, in October of 1983, killing 241 Marines. Alistair Crook, अलिस्टेयर क्रूक, जो उस क्षेत्र के एक सच्चे विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि नहीं, वह अमल था, वह हिजबुल्लाह नहीं था। और अमल लेबनानी शिया लोगों का एक समूह था, लेकिन उनका संगठन दिद्दू में हुआ। But they organized back in 1972.
So they were 7 years before the rise. तो वे इस्लामी गणराज्य ईरान के उदय, उसकी स्थापना से 7 साल पहले अस्तित्व में आए थे। It's not exactly like इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि ईरान ने उन्हें एक प्रॉक्सी के रूप में बनाया था। बिल्कुल नहीं। ये भी ध्यान देने योग्य है कि हिजबुल्लाह पर जिन तथाकथित आतंकवादी हमलों का आरोप लगाया गया, उनमें से कई सैन्य ठिकानों या सरकारी इमारतों पर हुए थे। वे रेस्तरां या वाणिज्यिक विमानों पर हमला नहीं कर रहे थे। commercial airline or शुरुआती वर्षों में ऐसा कुछ हुआ हो सकता है, लेकिन मुन्नानिज़ के दशक के उत्तरार्ध से लेकर 2000 के दशक तक late 90s. पिछले 30 वर्षों में वे मुख्य रूप से विशेष रूप से इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने पर केंद्रित रहे हैं। Primarily on going after Israeli military targets in particular. I guess we can have one final question. मेरा ख्याल है कि हम एक आखिरी सवाल ले सकते हैं। मैं आपसे उस बात पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता था जो मैंने कर्नल विल्करसन के साथ चर्चा की थी। उनका तर्क ये रहा है कि ये कल्पना से परे नहीं है कि ये स्थिति परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच सकती है। उनका कहना हमारे दर्शकों के लिए, जिन्हें आप जानते होंगे, मूल रूप से यह है कि अमेरिका राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारणों से इस युद्ध को बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रख पाएगा। और इजराइल जब यह समझ जाएगा कि वह अमेरिका के बिना कुछ नहीं कर सकता, तो वह परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का सहारा ले सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि हम परमाणु हथियारों के दूसरे इस्तेमाल के कितने करीब हैं। Second use of nuclear weapons. Well, I can't rule it out. खैर, मैं इसे पूरी तरह नकार नहीं सकता। Much of the समस्या यह है कि दुनिया में परमाणु हथियारों के उपयोग को लेकर जो धारणा बनी हुई है, वह एक झूठ पर आधारित है। और वह झूठ यह है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और उसी वजह से जापान ने आत्मसमर्पण किया। that's what forced the Japanese to कुछ दिन पहले ही मैंने इस बमबारी अभियान पर पीछे मुड़कर देखते हुए एक लेख लिखा था, looking at और उस लेख में 2 बातें की गई हैं। the bombing campaign. And so this article does 2 things. टोक्यो और अन्य शहरों पर बमबारी अभियान। Yeah, of Japan. Of Japan. हाँ, जापान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये उस मिथक को तोड़ देता है कि अगर आप लोगों पर पर्याप्त बम गिराएंगे तो वे हार मान लेंगे। जापान पर बमबारी, नागरिकों की हत्या मार्च 1945 में बहुत तीव्रता के साथ शुरू हुई। ये टोक्यो पर आग लगाने वाली बमबारी से शुरू हुई, जिसमें दारोदार से अधिक नागरिक मारे गए, और ये तीव्रता मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक जारी रही। फिर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बमबारी हुई और 9 अगस्त को नागासाकी पर। तो उस अवधि में 1 मार्च से लेकर 9 अगस्त तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने बमबारी के जरिए लगभग 10 लाख जापानी नागरिकों की हत्या कर दी थी। और याद रखिए, 945 की शुरुआत में जापान की जनसंख्या लगभग 7.2 करोड़ थी। Population at the start of 1945 was about 72 million. So we killed close to, let's say close to तो हमने लगभग, मान लीजिए, कुल आबादी का करीब 1% मार डाला। that. और पश्चिम में जो मिथक सिखाया जाता है वह यह है कि ओह, इसी वजह से जापानियों ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन वास्तव में जापानी सैन्य कमान के भीतर हुई बहस को दर्ज करने वाले दस्तावेज और कागजात दिखाते हैं कि नहीं, वे लड़ाई जारी रखने को तैयार थे जब तक कि सोवियत रेड आर्मी पूर्व की ओर नहीं बढ़ी। जैसा कि जोसेफ स्टालिन ने याल्टा में फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट से किया गया अपना वादा पूरा करते हुए किया। जैसे ही सोवियत संघर्ष में शामिल हुए, जापानी ये सोच रहे थे, शायद हम रूसियों से बातचीत कर सकते हैं, वे हमें कोई समझौता दे देंगे और हम उन्हें अमेरिकियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, सोवियतों ने अपना वादा निभाया। No, the Soviets, they upheld their promise to Truman. And you can actually make the case the reason Truman used the atomic और आप वास्तव में ये तर्क दे सकते हैं कि ट्रूमैन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि सोवियत संघ को एक संदेश भेजा जा सके। मूल रूप से, देखो, हमारे पास क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है। when you kill 700 लेकिन उस पूरे समय के दौरान, जब उसने बमबारी के जरिए लगभग 7,000 लोगों को मार डाला, तब भी जापान की सरकार ध्वस्त नहीं हुई। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान में शायद 5 से भी कम लोगों को मारा है। तो भगवान का शुक्र है कि हम जापान जैसी संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ईरान एक बहुत बड़ा देश है जिसकी आबादी लगभग 9.1 करोड़ है।
तो ये मिथक, ये गलत धारणा कि आप एक परमाणु हथियार दाग सकते हैं और वह सब कुछ बदल देगा, हाँ, वो बहुत से लोगों को मारेगा। हाँ, इससे बहुत नुकसान होगा, लेकिन ईरान एक बड़ा देश है। यह आकार में जापान से लगभग 4 गुना बड़ा है। इसके विपरीत इजराइल बहुत छोटा है। वहाँ केवल 2 शहरों पर हमला करने से लगभग 1% आबादी प्रभावित हो जाएगी। मेरा मानना है कि आयतुल्लाह अली खामेनी की मृत्यु के बाद उनका बेटा मोज्तबा खामेनी अपने पिता द्वारा जारी किए गए फतवे को पलटने की स्थिति में हो सकता है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। गेम थ्योरी के दृष्टिकोण से, जिससे आप निश्चित रूप से परिचित होंगे, ईरान के लिए इस समय सबसे अच्छा परिणाम यह होगा कि वह कम से कम 2 परमाणु हथियार तैयार करे और ये दिखाए कि उसके पास वे हैं, क्योंकि तब इजराइल को यह मानना पड़ेगा कि ठीक है, अब हमारे पास लागत का लाभ नहीं रहा। अगर वे एक परमाणु हथियार दाग सकते हैं तो वे तेहरान को निशाना बना सकते हैं। वहाँ 1.2 करोड़ लोग हैं। उनके पास अब भी 7.9 करोड़ से अधिक लोग बाकी रहेंगे। जबकि अगर ईरान वही काम इजराइल के साथ करे और तेल अवीव और हाइफा को नष्ट कर दे, तो इजराइल अपनी 55% आबादी और 2 प्रमुख औद्योगिक शहर खो देगा। उस स्थिति में इजराइल को शांति के लिए बातचीत करनी पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि बात वहां तक न पहुंचे, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग ये फैसले ले रहे हैं वे तर्कसंगत या समझदार इंसान नहीं हैं। पश्चिमी पक्ष की बहुत सी कार्रवाइयां भावनाओं से प्रेरित हैं। मैं कहूंगा कि ईरानी कहीं अधिक संतुलित, बुद्धिमान और विवेकपूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं। Imeros Smaptkaring, Lair. Instead of this free very broth naller, Kafsimibawer Estjalid. After a while. ठीक है, मैं आपको अर्पिसदार शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मुझे पता है कि वे कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जी उम्र, इसलिए मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। धन्यवाद। Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियात ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील विचारधाराओं के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। Finally, don't forget to hit the subscribe button.